your kind of music all day, all night, right here on your one and only station. कभी हंसी कभी आंसू तो कभी जिंदगी की बात। हर मंच पे बिखरे हैं जज्बातों के जज्बात, किरदारों में छुपा है सच का आईना। RM फ्री पर रंगमंच की आवाज, चलिए मिलकर रंगों की सोच रचते हैं। थिएटर बेस्ड प्रोग्राम रंगमंच की आवाज, रंगमंच की आवाज। प्रणाम दर्शकगण, सभी का स्वागत है रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में। कहते हैं सभी अपना एक किरदार निभा रहे हैं, कोई अच्छा तो कोई विलन। और कहा गया है कि ये संसार ही एक रंगमंच है जहाँ पर हम सभी एक कठपुतली हैं। तो चलिए रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में इस साल का पहला रंगमंच में हम सभी जो हैं स्वागत करते हैं गुरुजी श्री धनराज शंभू जी को। नमस्कार, प्रणाम आपको गुरुजी। नमस्कार। और उनकी श्रीमती बिदवंती शंभू जी। नमस्कार श्रीमती जी। नमस्कार, नमस्कार सभी को। और आप सभी का भी हम स्वागत करते हैं फिर से रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में। तो गुरुजी शंभू जी, आप हमें ये बताएं कि जैसे मैंने कहा कि संसार ही एक रंगमंच है, इसके भावार्थ के बारे में तनिक बताइए कि इसका क्या मतलब है आपके लिए। ज़रूर। ऐसे तो शेक्सपियर ने कहा है कि संसार एक रंगमंच है और उसमें जितने लोग हैं वे लोग अपने अपने किरदार निभाते हैं, अपना रोल अदा करते हैं। ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन जब मनुष्य नाटक बनाता है तो हम देखते हैं कि उनका एक निर्देशक होता है और वह निर्देशक आदमी होता है। लेकिन अगर हकीकत में देखेंगे, सही जीवन में देखेंगे, तो मनुष्य भगवान का रचा हुआ है, पुतला है, और उनके निर्देशक जो हैं ऊपर वाले हैं, और ऊपर वाले की जो मर्जी वे करते हैं। वे जिस प्रकार के निर्देशक होते हैं उनके निर्देशन में हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे तुरंत उसका मान लिया जाए जायज़ा रखता है और बाद में उसकी सज़ा भी देते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि सचमुच ही ज़िंदगी एक नाटक है, लेकिन हकीकत में नाटक से भी आगे बढ़ चढ़ कर है, क्योंकि इसमें दुख है, सुख है, लोगों के साथ रहते हैं, परिवार में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, तरह तरह के किरदार है। लेकिन कभी कभी रंगमंच में हम ऐसा करते हैं कि एक किरदार लेते हैं, कुछ घड़ी करते हैं और फिर उसके बाद हम उसे समाप्त कर देते हैं। फिर दूसरी नाटक लेते हैं, दूसरे में दूसरे किरदार निभाते हैं। लेकिन जीवन के नाटक में यह काफ़ी लंबा समय तक हम किसी एक किरदार को निभाते रहते हैं। और जैसे आपने कहा कि भगवान तो हमें यहाँ भेजते हैं, किरदार हम निभाते हैं, और हर किरदार का जो भाग हम निभाते हैं उसका जो कर्म भी भोगना भी पड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए गुरुजी, आपके लिए रंगमंच क्या है? अच्छा, अगर सही तौर पर देखेंगे तो रंगमंच जो है वह आदमी का जीता जागता एक आईना है, एक दर्पण है। हम बोलते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, और नाटक जो है वह भी साहित्य का एक अंग है, एक विधा है। और मैं सोचता हूँ नाटक जो है वह 3 मुख्य चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें गायन, वादन और नृत्य होता है। जब तीनों का मिश्रण होता है तब जाकर नाटक बनता है। दूसरी बात यह है कि मंच पर जो अभिनय किया जाता है और जिस रूप में अभिनय किया जाता है उसमें कई प्रकार की चीज़ों की सहायता ली जाती है। उदाहरण के तौर पर मेकअप होता है, साउंड सिस्टम होता है, लाइटिंग होता है। इन सभी को मिलाकर एक नाटक का मंचन किया जाता है। और इससे पहले एक स्क्रिप्ट होता है, एक नाटक की रचना होती है, उसे पढ़ते हैं, देखते हैं कि वह मंच पर प्रयोग करने योग्य, उपयोग करने योग्य है या नहीं है। और जब उसका मंचन किया जाता है तो उसमें भी परिवर्तन लाना पड़ता है। और प्राचीन समय के हम अगर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र देखेंगे
तो उसमें कुछ ऐसे दृश्य भी बताए गए हैं कि जिनको हम मंच पर ला नहीं सकते, लेकिन आजकल जो टेक्निक्स है उन टेक्निक्सों के सहायता से हम उनको भी प्रस्तुत कर देते हैं। आजकल हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे निर्देशक हैं जो मान लिया जाए प्रौद्योगिकी की सहायता से, संगणक की सहायता से नाटकों को इस ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं कि मान लिया जाए देखेंगे तो लगेगा साक्षात हमारे सामने समुद्र है, नदी है, पक्षी है, जानवर है, जंगल है। मान लिया जाए वह जीता जागता चित्र हमारे सामने ला देते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि नाटक के लिए तो कई प्रकार के अंग बताए गए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि यह बहुत आवश्यक है। जैसे अंग के द्वारा, भले ही सिर्फ मंच है लेकिन कोई भी प्रॉप्स नहीं है, वस्तु नहीं है, लेकिन वह अपने शरीर के माध्यम से नाटक को प्रस्तुत कर सकता है। उसे हम आंगिक बोलेंगे। दूसरा बोलेंगे वाचिक। एक अभिनेता के लिए या एक किरदार के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि उसकी आवाज़ बुलंद हो, क्योंकि फिल्मों में तो हम बहुत सारे माइक और अन्य उपकरण का उपयोग करते हैं, पर जब हम मंच पर खेलते हैं तो मंच पर अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाते हैं। हाँ। और आवाज़ इतनी बुलंद होनी चाहिए कि शुरू से लेकर अंतिम श्रोता जो है, दर्शक जो है, वे सुन सके और देख भी सकें। तीसरी बात आहार्य, यह हम कह सकते हैं कि यह अभिनेता का एक सहायक है। जैसे कपड़ा है जो कॉस्ट्यूम बोलते हैं, कॉस्ट्यूम है, और जो मेकअप है, इन सभी को मिलाकर वे अपने करैक्टर को कुछ ज़्यादा जीवंत बनाते हैं और उसे हम मान लिया जाए आहार्य बोलते हैं। और सात्विक जिसे हम बोलेंगे, चौथा जो तत्व है सात्विक, वह जो किरदार है, जो अभिनेता है या अभिनेत्री है, वह अपने भीतर के भावों को निकाल कर दर्शक के सामने रखता है। मान लिया जाए सुखांत हो या दुखांत हो, वह कैसे दर्शक को अपनी ओर खींच सकता है, आकर्षित कर सकता है, उसका उपयोग करता है। तो मेरे लिए मैं सोचता हूँ कि रंगमंच यह है, और रंगमंच एक ऐसी विधा है जिसमें हम लोगों को अपनी ओर बहुत जल्दी से आकृष्ट कर लेते हैं। और उसमें यह नहीं है कि हम सिर्फ एक वर्ग के लिए नाटक खेल रहे हैं। नाटक जो है वह सर्वसाधारण व्यक्ति से लेकर उच्च कोटि के विद्वान तक यह जो मान लिया जाए संदेश है वह पहुंच जाता है। तो गुरुजी, जैसे हम देखते हैं कि आजकल नाटक का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, खास तौर पर समाज को लेकर जो भी घटनाएं घटी होती हैं, तो हम जो है उसे रंगमंच की मंच पर प्रस्तुत करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कि रंगमंच जो है, पहले ऐसा मानते थे कि रंगमंच सिर्फ मनोरंजन का साधन है, लेकिन आजकल हम देखेंगे, किसी ने तो कहा भी यह है कि रंगमंच एक ऑपरेशन थिएटर की तरह है। लोग वहाँ पर जिस प्रकार से मान लिया जाए बीमारी का पता लगाते हैं और उसकी खोज करने के बाद दवाई देते हैं और उसका उपचार करते हैं, रंगमंच के द्वारा, नाटक के द्वारा भी समाज में जो बीमारी फैली हुई है, समाज में जो बुरे मान लिया कार्य हो रहे हैं, या जिस ढंग से लोगों को हानि पहुंचती है, उनको बचाने के लिए लोग मान लिया जाए मंच पर आते हैं और उस पर विचार करते हैं और उसका उपचार भी बताते हैं, और कभी कभी प्रश्न उठाकर छोड़ देते हैं कि आप लोग इस पर क्या कर सकेंगे। मान लीजिए ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम जागरूकता भी बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो गुरुजी, आप इस विधा, इस नाटक के साथ कब से जुड़े हुए हैं? यह काफ़ी पुराना सिलसिला है। मैं कह सकता हूँ युवा अवस्था से नाटक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब प्राचीन समय में जब बैठका में पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं, तो उस समय में साल के अंत में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता था।
और जब आयोजन होता था तो बच्चों के साथ लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते थे। तो उसमें रूपक, छोटी नाटिका होती थी, कविता पाठ होता था और अन्य मान लिया जाए कार्यक्रम होते थे। तो उस समय से चुना जाता था कि आप ये रोल करो, एक छोटी नाटिका में आप भाग लें। फिर उसके बाद जब मैं बेटका में पढ़ाने लगा तो मैं अपनी ओर से वार्षिक उत्सव में अपने नाटकों को लिखकर बच्चों के साथ करवाता था, प्रस्तुत करवाता था। और बहुत अच्छी तरह से बच्चे जो थे वे, मानिया जाए निर्देशक तो होता है, निर्देशक जिसे बताता है, बच्चे उसे जल्दी से अभ्यास कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं और वे करने लगते हैं। फिर उसके बाद जब कुछ और आगे बढ़ा तो मंत्रालय की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर की ओर से जो नाटक प्रदर्शन करते हैं या जो फेस्टिवल करते हैं तो उसमें मैं भाग लेने लगा। वो कह सकता हूँ 1982 से 1982 से मैं उसमें भाग लेने लगा और सौभाग्य से कई बार हम फाइनल में भी गए और कई बार पुरस्कृत भी हुए और उससे हमें प्रेरणा भी मिली। तो उसके बाद हम नाटक लगभग मैं कह सकता हूँ कि भोजपुरी, हिंदी, क्रियोल आदि को लेकर 200 से ऊपर नाटकों का मंचन हमने किया है। और कुछ नाटकों का तो मैंने पुस्तक में भी उनको बंद कर दिया है, पुस्तक आकार में उसे छाप भी दिया है। अच्छा, तो नाटकों के बारे में थोड़ी सी बताइए अब गुरुजी। हाँ, उसके अलावा हम कह सकेंगे कि जो नाटक है, हम मॉरिशस से भारत भी गए। अच्छा, भारत में कई जगहों पर हमने नाटक को प्रस्तुत किया और लोगों ने बहुत सराहा उसे, बहुत पसंद आई उन लोगों को। तो हम मुंबई में, दिल्ली जो नेशनल ड्रामा स्कूल है वहाँ पर हमने नाटकों का मंचन किया। फिर उसके बाद लखनऊ गए और लखनऊ से उड़ीसा भी गए। इन सभी जगहों में मंच पर हमने नाटक प्रस्तुत किया। और सौभाग्य की बात है कि मुंबई जब हम गए तो हमारा जो मुख्य मेहमान था वो गुलजार साहब थे। अच्छा। और उनसे आशीर्वाद लेने का मौका भी मिला। रंगमंच की आवाज, कला से जुड़ी हर आवाज, हर कहानी। रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ गुरुजी धनराज जी हैं और साथ में हैं श्रीमती शंभू जी। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में। तो गुरुजी, हम बात कर रहे थे अभी महत्व के बारे में रंगमंच का, है ना। तो गुरुजी, आप अपने जो नाटक प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे नाटकों का मंचन हमने किया है और तरह तरह के नाटक है, जो सामाजिक है, पारिवारिक है, देश के बारे में देशभक्ति नाटक है और पर्यावरण से संबंधित नाटक है और विशेष रूप से ऐतिहासिक नाटक जो हमारे देश में जब हमारे पूर्वज लोग आए थे और जिस प्रकार के कष्ट सहकर उन्होंने अपना जीवन बिताया था, उसके बारे में 2-3 नाटक है मेरे। जैसे एक है बोलता हुआ कुआं, एक है और चेतना जाग उठी, और भी ऐसे बहुत सारे नाटक है जो देश से संबंधित है, ताकि लोग प्रेरित होकर अपने देश से प्रेम करें, प्यार करें। तो गुरुजी, आपने अभी एक पुस्तक का जो है नाम लिया है, वो है एक चेतना जाग उठी, है ना। ये एक आशावादी जो है पुस्तक है। ये आपने इसका क्या उद्देश्य है लिखने पर? आपने वैसे किस लिए लिखा है? हाँ, वैसे तो इसमें कई नाटक है, 14 नाटक है, जिसमें से बोलता हुआ कुआं, मौत की तलाश, निकम्मा पत्ती, बोझ, भाषा माँ होती है, बुरी लत, पड़ोसी, हम अपने शत्रु है, हमारा अधिकार, शांति दूत, अकेलापन, क्या वह पागल है, हर समस्या का हल है और चेतना जाग उठी। यह अंत में आया है। तो हर एक नाटक से संबंधित मैं 1-2 बातें बता दूं। जिसे बोलता हुआ कुआं है, उसमें अभी हम उसका एक टुकड़ा प्रस्तुत करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि प्राचीन समय में जब हमारे पूर्वज लोग आए थे
तो गोरे मालिक लोग उनके साथ कितना अत्याचार ढाते थे, शोषण करते थे, बच्चों को पढ़ने से रोकते थे और स्त्रियों को भी सताते थे। तो इस प्रकार है कि स्त्री तंग आकर वह कुएं में अपनी जान दे देती है, यह उससे संबंधित है। दूसरा, मौत की तलाश, यह एक मजाकिया है जिसमें एक व्यक्ति है, उसे नौकरी आदि नहीं मिलती है, बेकार है, सभी लोग उसे घर पर तंग करते हैं, डांटते हैं, मित्रों में भी लोग बेइज्जती करते हैं कि कुछ करते नहीं हो, तो वह सोचता है कि मैं जी कर क्या करूँगा। वह मरने की कोशिश करता है और तरह तरह का, पहले तो वह फांसी लगाना चाहता है, रस्सी टूट जाती है, बच जाता है। वह माने जहर पीने जाता है, पर जहर में मिलावट है, वह भी बच जाता है। डूबने जाता है तो लोग उसे बचा लेते हैं। तो इस प्रकार हर जगह पर उनको बचाते हैं। तो सोचता है कि भगवान ने मेरी किस्मत में अभी मौत नहीं लिखी है। तो वह क्या करता है, अंत में बोलता है कि अगर मर नहीं सकता हूँ तो मैं जीता हूँ अच्छी तरह से। वह कुछ पैसे लेकर जाता है रेस्टोरेंट में खाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें मंगाता है और खा लेने के बाद फूड पॉइजनिंग हो जाता है। अच्छा। और इस बार उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है, लेकिन वह बच जाता है। तो वह सोचता है कि ये मौत की तलाश खोज रहा था, लेकिन जब मरने को नहीं होता है तो वह मरता ही नहीं है। तो यह कुछ मजाकिया था। फिर निकम्मा पति, मान लिया जाए एक ऐसा पति है जो काम करना नहीं चाहता है, सिर्फ स्त्री की कमाई खाता है और स्त्री पर बहुत अत्याचार करता है, मारता है, पीटता है। तो वह निकम्मा पति है। फिर बोझ जो है, बोझ एक वृद्धों पर आधारित है। वृद्ध को मान लिया जाए शुगर की बीमारी हो जाती है, उनका दोनों पैर भी कट जाता है। तो बच्चे उनको सोचते हैं कि वह अब हमारे घर के लिए बोझ है, बच्चों के लिए बोझ है। तो इस तरह से उनकी देखभाल नहीं करते हैं और अंत में उनकी आँखें, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी आँखें खुलती है कि वो जब कैसी भी थी तो वह घर में थी उनकी माँ। तो वह बोझ है। इसी प्रकार भाषा माँ होती है, यह भाषा से संबंधित है। ये विशेष रूप से जो बच्चे सप्ताहांत के दिनों में पढ़ने जाते हैं बैठका में, तो कुछ बच्चे उड़न होते हैं और वे पाठशाला जाने के बहाने फैंसी फेयर में चले जाते हैं और बाद में वहाँ पर उनकी मुलाकात उनके गुरु से हो जाता है। हाँ, गुरुजी उसी दिन घर पर आ जाते हैं। अच्छा। बच्चे कहाँ हैं? तब पकड़ा जाते हैं और वे माफ़ी मांगते हैं और फिर से वे सही रास्ते पर आ जाते हैं। उसी प्रकार पड़ोसी है, पड़ोसी अक्सर ऐसा होता है, दोनों पड़ोसी में झगड़ा होता रहता है। ये इधर की चीज़ उधर फेंक देता है और उधर घेरे के इधर फेंक देता है और इस तरह से उनमें चलता रहता है। कुछ मजाकिया भी है, लेकिन शिक्षाप्रद है कि अपनी मान लिया जाए जो गंदगी है दूसरों में न फेंके और पड़ोसी से मिलकर जिएंगे तो जीवन बेहतर होगा। इसी प्रकार हम अपने शत्रु हैं, यह पर्यावरण पर आधारित है। जंगल की रक्षा करना, पक्षी की रक्षा करना, नदी आदि में माने गंदे पानी या केमिकल भरी चीज़ें न फेंकना, इन सभी पर आधारित यह नाटक है। इसके अलावा है हमारा अधिकार, यह कह सकते हैं कुछ राजनीतिक बातें इसमें भी आ गई है। इसमें हम देखते हैं कि एक यूनियन है और यूनियन अपने मान लिया जाए कामगारों के साथ अपने कामगारों का जीवन बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन मालिक शोषण करता है। तो इस पर आधारित है कि अंत में मालिक मान जाता है और उनको तनख्वाह आदि अच्छी तरह से मिलने लगता है और अत्याचार भी कम हो जाता है। इसी प्रकार शांतिदूत भी एक युद्ध की है, हाँ, युद्ध के समय की बात है। शांतिदूत में ऐसा है कि एक अखबार है, उसका नाम है शांतिदूत, और उसका एक रिपोर्टर आता है एक लेखक से इंटरव्यू लेने। जी। लेखक का पैर टूट जाता है, तो वे बोलते हैं कि तुम यह कह देना कि दूसरे दल वालों ने मुझे पीटा है और तुम्हारा पैर टूट गया है। इसके चले जाने के बाद दूसरा दल आता है, वो कहता है कि तुम कह देना कि उस दल वालों ने मुझे पीटा है।
और इस तरह से इंटरव्यू होता है। बाद में दोनों एक साथ आ जाते हैं और दोनों आपस में झगड़ते हैं और अब यह लेखक बोलता है तुम अपने मान लिया जाए अपने आप से सिद्ध करो कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और इसी तरह से अकेलापन है, हर समस्या का हल है और चेतना जाग उठी, यह बहुत अच्छा नाटक था बल्कि है। इससे कई बार खेला भी गया है और पुरस्कृत भी हुआ है। तो इस नाटक में हम देखेंगे कि इसी प्रकार से देश में जब हमारे पूर्वज आए थे, दुख सहते थे और उस समय में मंच पर हमने एक कारखाना भी बनाया था जो लकड़ी का बना हुआ था और उसमें हम ईख को पेरते भी थे। तो ईख पेरने से पहले जो गोरे लोग होते थे कि इसमें बलिदान होना चाहिए, तो एक बच्चे को बलिदान भी देने के लिए सोचते हैं और वह जो गोरा मालिक है वह इतना सताता है कि लोग तंग आ जाते हैं और अंत में सोचते हैं कि क्यों ना हम गोरे मालिक ही का उसमें बलिदान दे दें और वे गोरे मालिक को पकड़ते हैं और उस कारखाने में बलिदान दे देते हैं। अच्छा। यानी उन लोगों की चेतना जो उतने दिनों से सोई हुई थी वो जाग उठी। तो आपकी श्रीमती भी हमारे साथ अभी भाग ले रही हैं रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में। आपका स्वागत है विद्वंती जी। और आप भी रंगमंच के साथ जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, मैं जुड़ी और हूँ। आप अपने अनुभव के बारे में बताएं। शादी के बाद मैंने शुरू की, सौभाग्य से मेरे पति लेखक है और उन्होंने मुझे मौका दिया। शुरू में कुछ डर लगता था, जैसे ट्रक कहते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब समाप्त हो गया अनुभव से और रिहर्सल से। और साथ में मैं 2 साल प्राइमरी स्कूल में संजय दुत्मो प्राइमरी स्कूल में एनहांसमेंट किया है नाटक पर। अच्छा। बच्चे बहुत पसंद करते हैं नाटक, क्योंकि उसमें योगा करेंगे, कुछ व्यायाम करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो उन्हें बड़ा मज़ा आता था। और हमने 1-2 नाटक प्रस्तुत भी किया है बच्चों के साथ। बच्चे नाटक बहुत पसंद करते हैं, उन्हें सिखाना चाहिए, क्योंकि नाटक में नाचना है, गाना है, हंसना है, रोना है। एक ही जीवन, अनेक जीवन जी सकते हैं। एक नाटक में आप डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते, कुछ भी बन सकते हैं। बड़ा मज़ा है नाटक करने में। हाँ जी हाँ, मुझे बड़ा अच्छा अनुभव मिला। 2 बार भारत में गई हूँ इनके साथ, 2 बार हमने प्रस्तुत किया है नाटक, जैसे इन्होंने कहा बराबर। तो आप में कौन से जो है परिवर्तन आए? परिवर्तन बहुत आया। शुरू में मैंने जैसे कहा कुछ डरते हैं ना, बाद में डर धीरे धीरे समाप्त होता है। फिर अभ्यास भी करते हैं ना, रोज रिहर्सल करते हैं, भोजन आदि बना के 6 बजे से 10-11 बजे तक बच्चों को बतौर कर, आसपास के पड़ोसियों को बतौर कर, हमने कितने लोगों को नाटक करने का मौका दिया है। वे आते थे तो हम रिहर्सल करते, हंसी मजाक करते। फाइनल में भी गए हैं 1-2 बार, तो खुशी की बात है ना। खुशी की बात है। मैं मिनिस्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने हमें मौका दिया है। मान लीजिए एक मनोरंजन का एक साधन। हाँ, साधन है। और बहुत कुछ सीखते हैं ना, अभी तो और सीखना ही है, सीखते जाते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। हम तो रोज कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। और बच्चों को भी अब तो हम बच्चों को सिखाते हैं, उनको लेकर जाते हैं। अगर कहीं प्रतियोगिता हो, कहीं कार्यक्रम हो तो उनको लेकर जाते हैं। किसी जगह पर अगर हमें कहा जाए तो लेकर जाते हैं बच्चों को, क्योंकि सरस्वती पाठशाला में पढ़ाती हूँ, काची मिलता है, तो वहाँ पर बच्चे हैं तो वे पसंद करते हैं, उनको सिखा कर लेकर जाते हैं। तो उनको भी एक अनुभव होता है कि यादगार रह जाएगी ना कि हमने ये नाटक किया था बहन जी के साथ। तो ये जितने नाटक है पुस्तकों में हमने सब किया है, तब बाद में उन्हें प्रकाशित किया है। तो अभी आप दोनों एक बोलता हुआ कुआं जो है उनका एक अंश, हमारा पहला नाटक है ये। हम दोनों ने साथ किया था शादी के बाद, तब मेरी उम्र 19 साल की थी। अच्छा, 19 साल की। अक्सर हम जब एक नाटक प्रस्तुत करते हैं मंच पर, तो हमने देखा है कि बड़े बड़े लोगों के साथ जब हमने नाटक प्रस्तुत किया है तो बहुत से लोग नारियल लाते हैं, शुरू करने से पहले नारियल को फोड़ते हैं ताकि किसी प्रकार की बाधा ना आए। तो हम भी नाटक प्रस्तुत करने से पहले
प्रार्थना करते अनेक हैं। प्रकार तो की सबसे पहले ये मैं भोजपुरी में एक प्रार्थना करूंगी क्योंकि ये हमारे पूर्वजों पर है। देवी मैया आयलन पहुना चनन बैठे के देबो, देवी मैया आयलन पहुना चनन बैठे के देबो, थाल भरबो गजमुटिया से चनन बैठे के देबो। बोलता हुआ कुआं। पात्र बलदेव, सुखिया, सूरज, रॉबर्ट। स्थान छोटी सी झोंपड़ी के सामने एक कुएं का दृश्य। समय लगभग सन 1920 के लगभग, जब कुलियों पर बहुत अन्याय हो रहा था और ये लोग उनसे बचना चाहते थे। मंच सजा, मंच पर एक कुएं का दृश्य दिखाई देता है। वातावरण शाम का है। आंगन में एक मजदूर पेड़ के नीचे बैठा एक कुदाल की डंडी बना रहा है। हाथ में एक हंसिया और एक बोतल का टुकड़ा है। एकाएक आवेश में आकर बलदेव, नहीं सुखिया, अब मैं चुप नहीं रह सकता। भविष्य तो अब हमारे हाथ में है। तुम्हें तो खूब पता है हम कैसी स्थिति में यहाँ आए थे। अब बस भी कीजिए ना, आप ऐसी बातें मत कीजिए। गरीब मुर्दों को खाने से क्या फ़ायदा। अब तो हमें अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। उसका क्या होगा? अगर हम ही न रहेंगे तो कैसा भविष्य। नहीं सुखिया, आज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब मेरा दर्द असहनीय हो चुका है। तुम्हें तो याद है कैसा अन्याय हुआ था हमारे साथ, कैसे हम जहाज़ से आंखें होते हुए भी अंधों की तरह उतरे थे। हमारी तो बस यही इच्छा है कि हमारा बेटा सचमुच का सूरज बने, आते दिनों में इन अन्यायों से लड़े। कभी तो मुझे शक होता है और मन कहता है कि कुलियों का कोई भविष्य नहीं होता। हमारा भूत, वर्तमान या भविष्य तो उन साहिबों के पास गिरवी पड़ी है। सिर्फ उन्हीं का यह अधिकार है कि वे हमें भूत, वर्तमान या भविष्य दे। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारना चाहता क्योंकि अब हमारा सूरज भी तो हमारे साथ है। मगर मुझे तो बहुत डर लगता है, हमारा लाल सफल हो जाएगा। तुम डरती रहो, सारी ज़िंदगी मैं डरता रहा। अब उन जालिमों के कोड़ों के मार से मैं घबरा गया हूँ। अब मेरे आत्मविश्वास ने मुझे गवाही दे दी है। मुझे अब किसी का डर नहीं। जो नहीं हुआ अब होकर रहेगा। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो। ऐसी बातें अपने दिल से निकालो। मैं अपने बेटे को पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगी। क्या आपको पता नहीं, आपने सुना नहीं कि रूपललवा का बेटा पढ़ने गया था। रॉबर्ट उसे पकड़कर साहिब के पास ले गया। उसका बहुत बुरा हाल हुआ। क्या तुम भी यह चाहती हो कि हमारा सूरज भी हमारी तरह उन जल्लादों के हाथों कठपुतली बनकर जिए? समय से पहले उसकी भी कमर टूट जाए? नहीं नहीं, मैं यह नहीं चाहता। सवेरे ही जब पड़ोस के लोग जगाने आते हैं तो दिल धक सा कर देता है, बैठ जाता है। मुंह से कुछ निकलता नहीं, बस यादें ताज़ी हो जाती है। वे कोड़े, वह वर्षा, वह धूप, ऊपर से उन जल्लादों की फुहड़ गालियाँ। उफ, सहन नहीं होता, सहन नहीं होता। क्या कमर में अब भी दर्द है? हमारी तो किस्मत ही खराब है जो इतने दुख सहने के लिए हम जी रहे हैं। शायद कोई दवा भी हमारे पास नहीं है। हमारी किस्मत ही खराब है। नहीं, तुम व्यर्थ में इसकी चिंता मत करो। मामूली सा दर्द है, बल्कि कुछ अच्छी चीज़ें तैयार कर दो। अगर अरवी और चटनी हो तो उसे लपेट दो, हम लेकर जाएंगे। कुछ चीज़ें किसके लिए? अरे वही हमारा लाल सूरज के लिए। उसे अभी चुपके से गुरुजी के पास ले जाऊंगा। हो सकता है कि रॉबर्ट आ जाए, इसलिए तुम जल्दी से करो और हम मुश्किल में न पड़े। अभी लाती हूँ। अरे सूरज बेटा, किधर गया था? कब से तेरा इंतज़ार है। यहीं पड़ोस में खिलता था। बलदेव, अरे
जल्दी से हाथ मुंह धो लो और तुरंत तैयार हो जाओ। क्यों बाबूजी, कहीं जाना है क्या? हाँ बेटा, ज़रा मास्टर के पास चलेंगे। सुना है वहाँ पर गांव के कई बच्चे जाते हैं और कुछ नहीं तो कुछ रामायण की चौपाइयों आदि सीख लोगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लोग यह नहीं कहेंगे ना कि इनके बच्चे मूर्ख है या अनपढ़ रह गए हैं। जी पिताजी, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। लीजिए, सभी कुछ तैयार है, लेकिन सूरज के पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा। घबराओ नहीं सुखिया, किसी को शक तक नहीं होगा, बस तुम भी इस बात को छुपा कर रखना। अबे ओ बल्लेवा, किधर डुबक गया है रे तू? नजर नहीं आ रहा है? अंदर ही से आवाज देता है, अरे कामचोर, आज क्यों आधा काम करके आ गया और यहाँ साहिबों की तरह बैठकर सुस्ता रहा है? तुम्हें पता है पूरा काम न करने का नतीजा क्या होता है? कल भी काम पूरा नहीं हुआ, आज भी अधूरा है। तुम्हें बिठा कर कौन खिलाएगा? तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें बिठा कर नहीं खिलाता है। नहीं सरदार, मैं आपसे कहने ही वाला था कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे और ज़्यादा काम नहीं हो पाता। अबे, काम कौन ज़्यादा देता है? तुम लोग तो रोज़ बहाने बनाते हो। कमर में दर्द, सिर में दर्द, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द होता है। कहाँ तुम कामचोरों को दर्द नहीं होता? मैं बिल्कुल सच कहता हूँ सरदार। क्या पहले मैं पूरा काम नहीं करता था? क्या पहले मैं कभी शिकायत का मौका देता था? हम बीते कल को नहीं जानते। कल का काम कल, आज का काम आज। अगर पूरा काम किया तो ठीक है, नहीं तो हमें उसका उपाय पता है। उपाय कुछ भी हो, मुझे उसका डर नहीं, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। आप भी तो हमारे समान, हम साथ जहाज़ में आए थे और हम एक परिवार जैसे थे। अबे, मैं कब से तुम्हारा परिवार बन गया? बकवास बंद कर। मैं चलने से डरता नहीं हूँ सरदार, पर ज़रा रहम खाइए, इस समय तो मैं ठीक से चल भी नहीं सकता। अरे कायर, चलेगा कैसे नहीं? चलो, तू साहिबों के नियम को नहीं जानता? परसों तुमने देखा था कि कैसे ये बेवकूफ़ लोग मौत से पहले ही मर गए। हाँ, बस कीजिए, बस कीजिए। अब मुझसे और नहीं सुना जाता। हाँ सरदार, यहाँ प्राकृतिक मौत किसे नसीब होती है? हर मंसूबे के साथ मौत भी देने का ठेका आप ही लोगों ने ले रखा है। गोरों के अत्याचार के कारण सुखिया ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। देखो, यह कुआं बोलता है। हमारे पूर्वजों पर किए हुए अत्याचार, उनके दुख, दर्द, आह, आंसू की कहानी। हाँ, यह कुआं बोलता है। हाँ, यह कुआं बोलता है। बहुत ही गंभीर और बहुत ही सुंदर जो है आप लोगों ने नाटक प्रस्तुत किए हैं। और जैसे आपने कहा, पढ़ने के लिए भी लोग रोकते थे, छुप कर जाते थे। हाँ, तो ये बहुत ही इसमें दुख भी है और इसमें एक चेतना भी जैसे हमें मिलती है। तो गुरुजी, आपने इस नाटक के अलावा बाल एकांकी नाटक का भी आपने कुछ रुचि है आपका? हाँ, वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि लगभग 40 से ऊपर सालों तक मैंने बच्चों के साथ काम किया है। और जिस स्कूल में भी मैं काम करता था, मान लिया जाए जैसे कोई भी उत्सव आता था तो उस समय में एक छोटा नाटक या छोटी नाटिका तैयार करके मैं उन छात्रों के द्वारा करवाता था, जिसमें परिवार भी देखने आते थे और स्कूल के जितने भी
माने स्टाफ होते थे, सभी देखते खासकर थे। संगीत दिवस पर और मैं भी खासकर- गई हूँ देखने। अच्छा। संगीत दिवस पर तो मान लिया जाए उन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा उत्सव काम बड़ा है, हाँ। ये तैयारी के साथ तो आते थे। उन्हीं नाटिकाओं को लेकर मैंने एक पुस्तिका तैयार कर दी है और इन सभी नाटिकाओं को बच्चों ने प्रस्तुत किया है। फोटो है वहाँ पर ऊपर ही बच्चों इसमें का। मैं हाँ यहाँ पर आप एक फोटो देख सकते हैं कि इसमें कृष्ण है और 2 गोपियां हैं, वे नाटक प्रस्तुत कर रही है। देखने में बड़ा मज़ा आता था। अच्छा। लोग बहुत दिलचस्पी लेते थे। और इसमें ऐसी नाटिकाएं हैं जो बच्चों को एक ओर से वे उनका मनोरंजन तो होगा ही, साथ में शिक्षाप्रद भी है। शिक्षाप्रद भी है, हाँ, मैं एक आध शीर्षक पढ़ना चाहता हूँ अवश्य। ताकि लोगों को पता चले। जिसे अपने पर्यावरण की रक्षा करें, आदर व मूल्य, शिष्टाचार, एकता, लापरवाही, एकता की जय, हमारी पहचान, दादा एक बाग लगाएं, पर्यावरण पर आधारित है। संगीत दिवस, दिवाली, अपना शत्रु न बनो, खाना चोर, मेरा घर मेरा स्वर्ग, प्रदूषण, होली, संगीत दिवस का आनंद, रक्षाबंधन, पानी जीवन है, रक्षा करो, स्वतंत्रता दिवस, ये अनजान लोग, योग दिवस, ऐसा करना अच्छा नहीं, जन्मदिन और मोबाइल का सदुपयोग। तो इस प्रकार सदुपयोग ये तो होना ही चाहिए। हाँ, ये तो आधुनिक का है ना। तो इस प्रकार के ऐसे नाटक है जो लोगों को बहुत पसंद आया था और दूसरे लोग भी इसे लेकर अपने अपने वार्षिक उत्सव के अवसर पर या संगीत दिवस के अवसर पर, मान लीजिए जो उत्सव आता है उस उत्सव के आधार और पर आप चकित रह जाएंगे बच्चे कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इसका करते मतलब हैं। उन लोगों का रुचि है नाटक की ओर। तो एक समय था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और आर्ट्स एंड कल्चर की ओर से हर स्कूल में एक ड्रामा क्लब होता था। और ड्रामा क्लब में लोग नाटक का मंचन करते थे। और जैसे इन्होंने बताया कि एक समय था एनहांसमेंट कार्यक्रम, तो उस समय में एक अध्यापक होता था जो नाटक ही बताता था। एक सप्ताह में 2 और दिन जाते थे। नाटक करने से पहले अनेक प्रकार के व्यायाम, योगा, अनेक प्रकार लॉफ्टर के थेरेपी सब हाँ, करते थे। बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जो नाटक से संबंधित है। आप तो ये बच्चे भी है बहुत कि पसंद करते थे। गैर हिंदू भी करते थे। वो अच्छा। सीख लेते हैं, आप सीख कर लेते देंगे, हैं। सीख लेते हैं। हाँ, जब बढ़िया से करते तो हैं। आपने कहा लॉफ्टर थेरापी, इसका मतलब है जो बच्चे तनावमय हाँ, जीवन तनाव से है, ग्रस्त बिल्कुल, हैं। नहीं, कोई शुरू में कोई ऐसा बच्चा भी मिलता है जो नहीं आना चाहता है कक्षा के सामने। अच्छा। अब उसे आना होगा, बहला फुसला कर आओ करो, देख तुम्हारे दोस्त कर रही है, तब आने लगते हैं। तब आने लगते हैं। और इसका मतलब कभी-कभी- वो डर मिट हाँ, जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गैर हिंदू भी हिंदी भाषा में या अन्य भाषाओं में नाटक करना पसंद करते हैं। क्योंकि जब देखते हैं कि उनके दोस्त, उनके मित्र नाटक कर रहे हैं, मंच पर जा रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, तो वे सोचते हैं कि हम क्यों रहे, हम क्यों पीछे रहे। मुझे आश्चर्य हुआ था, एक स्कूल में एक बच्चा था, वो पढ़ने नहीं जानता था, काफी बाद में कमजोर था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चे नाटक कर रहे हैं, तो हम ज्यादातर चुनते हैं तो ऐसे लोगों को चुनते हैं जो जल्दी से कंठस्थ कर ले, अभ्यास कर ले। तो वह दिखता था तो मन मार कर बैठा हुआ था। एक दिन आया मेरे पास और कहा कि गुरुजी मैं भी नाटक करूंगा। तुम्हें तो मौका मेरे देना लिए तो चाहिए। यह चिंता हो गई कि ये कैसे अभ्यास करेगा, क्योंकि अक्षरों को वह पहचान नहीं पाता था। उसने कहा कि मैं कर लूँगा। मैंने दिया एक रोल और जाकर दूसरे दिन में वह कंठस्थ करके आ गया। मैंने पूछा कैसे किया। उनके अध्यापक जो थे वे भी आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे कर दिया। तब उसने बताया कि मैंने एक अपने मित्र को कहा कि तुम पढ़ो, वो सुनेगा, और वह सुनेगा, और सुनकर उसने अभ्यास कर लिया। अभ्यास तो मुझे याद आया कि प्राचीन समय में हमारी दादी नानी थे तो रामायण नहीं गाते हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं, गुरुकुल बढ़िया के गाते समय हैं, में सुनकर। किस प्रकार से वे मान लिया जाए बोलते थे और सुनकर जो छात्र थे अभ्यास कर लेते थे। तो यही तरीका उसने अपनाया। सुनकर
जैसे हम भी मंत्र बोल देते हैं तो लिखने में कठिनाई होगी, लेकिन सुनकर रोज सुनते हैं तो बोल नहीं देते ये हैं। हाँ, हो जाता है, संध्या आ जाता हवन है। कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनका विकास होता है। विकास, हाँ, माने पढ़ाई का क्षेत्र तो सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं है ना, इस तक सीमित नहीं है। हाँ, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो नाटक के द्वारा हम उनका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। एक तो उसे कंठस्थ करवा सकते हैं, एक तो स्क्रिप्ट पढ़ा सकते हैं, फिर स्क्रिप्ट लिख कर पढ़ सकते हैं। तो मान लिया जाए अनेक रूपों में उनका विकास होता है। और साथ में और कोई बच्चा बढ़िया गाता है, कोई बढ़िया नाचता है। तो इसका मतलब नाटक एक ऐसा विधा है जहाँ पर बच्चे अपने आप को जानता है कि मुझ में कौन सी हुनर है। और हर बच्चे के भीतर एक हुनर होगा। है, भगवान उसे सभी को देता मान लिया है जाए एक-एक। प्रसुप्त अवस्था में होती है, उसे आपको जगाना जगाना चाहिए। है। जी, अगर जगा देंगे तो वह कभी कभी मिरेकल जिसे बोलते हैं ना, आश्चर्यचकित कार्य कर देते हैं। हाँ, और हम ही देखकर दंग रह जाते हैं, अरे इनमें ये हमें गुण किसी है। बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना है, सबको लेकर चलना है। सबको लेकर लेकर चलना चलना है। ये आपने सही कहा। हम कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। आप दोनों का क्या संदेश है? अच्छा, मेरा तो संदेश यही होगा कि आज की युवा पीढ़ी को नाटक के क्षेत्र में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब नाटक के क्षेत्र में आते हैं, जिसे इन्होंने बताया कि एक जीवन में हम कई जीवन जी लेते हैं और यह मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जब हम नाटक करते हैं, मंचन करते हैं, तो पब्लिक स्पीच जिसे बोलते हैं, कहीं पर भी हम खड़े होकर निडर मंदिर होकर में, आत्मविश्वास के साथ हम बात कर सकेंगे और दूसरे तक पहुंचने का यह सबसे बढ़िया जरिया भी है। दूसरी बात यह है कि नाटक विधा एक ऐसी विधा है, जैसे हम कहानी पढ़ते हैं या अन्य विधाओं को पढ़ते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत बाद में आती है, लेकिन नाटक जो है उसकी प्रतिक्रिया हमें तुरंत मिल जाती है। जैसे प्रस्तुत करेंगे, अच्छा लगा तो लोग तालियां बजाएंगे, ना अच्छा लगा तो वे बोलेंगे अरे ये क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसकी प्रतिक्रिया तुरंत आ जाती है। जी, तो मैं सोचता हूँ कि हर एक स्कूल में, हर एक बैठका में लोगों को नाटक से अपना संबंध जोड़ना चाहिए। और ये तो सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर है, द्वारा नाटक होता है हर साल। उसमें बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो वर्कशॉप भी करवाते हैं और मंचन करने में सहायता भी करते हैं। तो इसको मान लिया जाए लेकर साथ चलकर वे आगे बढ़ सकते हैं। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए और इतने अच्छे अच्छे विचार दिए और इतनी अच्छी प्रस्तुति भी दी है नाटक का। और बहन जी आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। आपको भी धन्यवाद। हम भी आपको धन्यवाद देंगे पूजा जी। सुनने वाले, देखने वाले को भी धन्यवाद। और जो दर्शक हैं जो फेसबुक के माध्यम से अभी देख रहे हैं, उन सभी के प्रति हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। और साथ में यह भी कहेंगे कि आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, क्योंकि हमारे दर्शक कम है, विशेष रूप से नाटक के दर्शक कम है, उनको और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। तो दर्शकगण, इसी के साथ रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। पूजा को अनुमति दीजिए, मेरी ओर से सभी को नमस्कार और प्रणाम। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.